तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम घटना चक्र के प्राचीन इतिहास का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, यानी घटना चक्र का जो एमसीक्यू है, वो मैं करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए बिना देर किए हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अंजीरा से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, और या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन को 64वीं बीपीएससी प्री में 2018 में पूछा गया था। तो इसका आंसर देखते हैं। तो कह रहा है मेहरगढ़ से, यानी भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो मेहरगढ़ से। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। न्यूनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लेहरादे है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा है, जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो है 6300 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। यानी किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैल्कोलिथिक युग, तो उसका हिंदी बताना है। कह रहा है ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग और डी लौह युग। तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, जिसको 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था। कह रहे ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। यानी हड़प्पा में जो बर्तन थे उसमें जो कौन से रंग के जो है उपयोग ज़्यादा हुआ था। तो ए कह रहा है लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी लाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कह रहा है कि हड़प्पा निवासी बर्तनों मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपर हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। कह रहा सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। एक कह रहा है ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, डी सी उत्तर ऐतिहासिक काल, डी आदि ऐतिहासिक काल। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता पड़ता है, जिसको 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया था। कह रहा ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जाता है। और सैंधव सभ्यता एवं ऐतिहासिक काल की स्थापना है, क्योंकि यहाँ पर केवल लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ए पक्की ईंटों से बनी इमारत, बी प्रथम असली मेहराब, सी पूजा स्थल, डी कला और वास्तुकला, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर यानी पक्की ईंटों से बनी इमारत जो है वो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी
सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़, डी नागपट्टनम। तो इसमें जो बंदरगाह है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बीपीएससी 2011 में पूछा गया था। कह रहा हड़प्पा स्थल हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ए लोथल, बी डाबरकोट, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी। और ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसे बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा लोथल, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ए धोलावीरा, बी बनावली, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बनावली में। इसको 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछा गया था लगातार। अगर हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ए कालीबंगा, बी धोलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कालीबंगा में जो है जुते हुए खेत का निशान मिला है। कड़ा प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंट की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? एक कह रहा है आर डी बनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स और डी वी ए स्मिथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी वी ए स्मिथ, इससे संबंधित नहीं थे। एक्सप्लेनेशन कर रहा है वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मेके, आर एल स्टीन, ए घोष, जे पी जोशी आदि ने भी इस भी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतीयविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। कह रहा है बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई थी यहाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। वहाँ जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें वैदिक एवं देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। इसे 69वीं बीपीएससी प्री में 1994 में पूछा गया था। करा बोगज कोई यानी एशिया माइनर जिसे भी कहा जाता है से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वे वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी पुरुषनी। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है वो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे दसराग ये युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी यानी वर्तमान में जिसे रावी नदी कहा जाता है के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुवर्षु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। कह रहा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए कह रहा 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 9वां मंडल। कह रहा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजवंत
पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस्पे का पर नामांकित देवता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सोम और इस्पे पर नामांकित देवता। करा गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 16 करें, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए योग, बी न्याय, सी सांख्य, डी वैशेषिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वैशेषिक ने। करें वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। करें महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में, डी वैशाली में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कुंडग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे बार बार कई एग्जामों में पूछा गया है। करें महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं है। भारतीय महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। करें महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? ए करें राजगीर, बी सांची, सी पावापुर, डी समस्तीपुर। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सी पावापुरी में हुई थी। करें महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप, यानी जिसे आज राजगीर बोलते हैं, उसके समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। करें भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, यानी कौन था इसके प्रथम शिष्य? ए जमाली, बी योसुद और सी विपिन और डी प्रभास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जमाली। करें भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गंधर कहा जाता है, निम्न प्रकार के थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, यानी तीनों भाई थे। और आर्यभक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। क्वेश्चन नंबर 20 का निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, डी 14 उपपूर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 पूर्व। करें 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुतविजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। तो दोस्तों, आज का जो हम क्लास है जो वो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।